हाँ बताओ बेटा, किसी का डाउट कोई पहले? मैं ही डिस्कस करूँ? सेकंड था तुम्हारा वेक्टर का एक क्वेश्चन था, ये तो आई थिंक सभी का हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन में गिवन था कि मैग्नीट्यूड जो है सारे वेक्टर्स के वो इक्वल है, बताया नहीं कितना है, लेकिन ये भी दिया हुआ है कि एंगल बिटवीन ऑल द ए एंड बी एंड सी एंड ए एंड सी के बीच में जो एंगल्स हैं वो पाई/3 है। एंगल बिटवीन ए बी का भी एंगल पाई/3 है, बी और सी के बीच में भी एंगल पाई/3 है, और ए और सी के बीच में भी पाई/3 एंगल दिया हुआ है। और एक और इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, √12, और फाइंड करना था हमें 2a माइनस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। ये हो गया था भाई सभी का? हैंड रेज कर दो अगर जिन जिन का हो गया था ये, या जो जिनका नहीं हुआ था वो हैंड रेज कर दो। ये वाला क्वेश्चन जिन जिनका नहीं हुआ, ये वाला क्वेश्चन भी सभी का हो गया था? चलो ग्रेट। इसके बाद एक नेक्स्ट था बाइनोमियल कोएफिशिएंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, 69 C3r-1 minus 69 CR² equals to 69 R² -1, and minus था 69 C3r। ये हो गया था अभी सभी का? यस सर। सबको याद आ रहा होगा, एक प्रॉपर्टी लगती है इसमें, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे। प्रॉपर्टी होता था NCR प्लस NCR-1, कितना होता था याद है? n+1 CR। n+1 CR। ये वाला बस प्रॉपर्टी लगेगा, इधर उधर लेके शिफ्ट करनी है टर्म्स को, आराम से आ जाएगा। एक था एरिया बाउंडेड रीजन से रिलेटेड, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल टू 3x + 7 एंड पैराबोला गिवन है y इक्वल्स टू x² - 2x - 7। ये सभी का हो गया था? सबसे पहले पैराबोला कैसे बनेगा कोई बताएगा? ये जो पैराबोला इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं पहले। x माइनस क्या लिख दो उसे, 1 का होल स्क्वायर, और क्या बचेगा -8, और ये है y इक्वल टू 3x + 7। अब दो कर्व है हमारी, एक तो स्ट्रेट लाइन है और एक पैराबोला है। स्ट्रेट लाइन तो हम बना लेंगे रफली। तो लाइन और पैराबोला में से कोई बताएगा ऊपर कौन सी लाइन आएगी या पैराबोला आएगा? बताओ भाई। अगर हम y के लिए 0 रखेंगे तो x आएगा -7, तो लाइन ऐसे आ रही है। और पैराबोला कैसे आएगा? लाइन ऊपर आ रही थी भाई सभी की। मतलब हमें ग्राफ जो होता है रफ बनाना होता है, बट थोड़ा सा ये पता लग जाए कि हाँ भाई लाइन या पैराबोला में से क्या ऊपर आएगा ग्राफ। तो पैराबोला जो है वो कैसे पास होगा? सबसे पहले तो ये समझ में आ रहा है कि y एक्सिस क्या लॉन्ग होगा, पॉजिटिव y एक्सिस क्या लॉन्ग होगा, क्योंकि कैपिटल Y ऐसे सोचो, ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। तो x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ऊपर वाला पैराबोला ही y एक्सिस के लॉन्ग, और कहाँ से पास होगा ये? जहाँ पर x कितना रखेंगे हम, x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो y कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -8, कहाँ से पास हो गई? ऐसा होगा ना। कुछ ऐसा पैराबोला होगा, राइट? क्लियर है? यस सर। कहीं पे ऐसे बीट कर जाएंगे तो हमें ग्राफ भी पूरा बनाने की जरूरत नहीं, मतलब ये तो रफली थोड़ा सा बनाकर आप आइडिया ले लो कि भाई लाइन ऊपर होगी या पैराबोला ऊपर होगा, दैट्स इट। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालकर लिमिट लगा देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, लाइन माइनस पैराबोला हो जाएगा बेटा सभी का। दोनों भाई क्लियर है बेटा सभी का? यस सर। नेक्स्ट था मैट्रिक्स। ये तो बहुत सिंपल था कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। अच्छा, किसी को याद आ रहा है अगर 2x2 वाला मैट्रिक्स है तो उसका डायरेक्टली ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? याद आ रहा है? 1/डिटरमिनेंट ए, और क्या करते हैं A11 और A22 को इंटरचेंज कर दो, साइन मत चेंज करो, बस इंटरचेंज कर दो। ए की जगह डी, डी की जगह ए, और जो बी और सी है उनका पोजीशन वही का वही रखो, बस माइनस कर दो।
तो ये मतलब टाइम बच जाएगा तुम्हारा। डायरेक्टली फॉर्मूला लर्न कर लो, 2/2 का इनवर्स अगर निकालना है, अगर डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है तब आएगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर वाला ये पार्ट ही 0 हो गया तो फिर तो ये इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसमें गिवन था कि एक मैट्रिक्स है और 1 4 -2 2, ए इनवर्स आप निकाल लोगे और ए इनवर्स गिवन था अल्फा ए प्लस बीटा आई, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू इवैल्यूएट हो जाएगी और फिर बस वो कह रहा है अल्फा डिवाइड बाय बीटा बता दो क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा बेटा सभी का। सर इसको वैसे भी कर सकते हैं, एक थ्योरम जैसी होती है कि a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा। a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा। ऐसे यही कह रहे हो ना? यस ए माइनस, यस तो इससे फिर हमें हमें तो सिचुएशन गिवन है कि ए इनवर्स जो है गिवन है a ना क्या? प्लस लैम्डा आई सर, a प्लस लैम्डा। ए प्लस लैम्डा आई तो क्या? यस सर। नहीं यार अल्फा भी लिखा हुआ है। नहीं सर एक अच्छा अच्छा मतलब अच्छा ए प्लस, अच्छा ये कह रहे हो ए प्लस लैम्डा आई। यस सर। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे लगाया बताओ, समझाओ क्या करा तुमने? सर जहाँ से मैंने पहली बार पढ़ा था मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, वहां पर बताया था उन्होंने कि ऐसी भी एक इक्वेशन होती है, तो अगर ऐसे सॉल्व करेंगे और एंड में हम जो भी लैम्डा आएगा उसके बदले मैट्रिक्स को ही पुट कर देंगे, तो जैसी ऑप्शन है उसमें मतलब एक इक्वेशन बन जाएगी ए स्क्वायर और ए में, फिर जैसे हम ठीक है ए ठीक है। इनवर्स से प्री हाँ मल्टीप्लाई हाँ कर सकते हैं और सीधा वैसी समझ गया फॉर्म बन जाएगी। समझ गया। बट एक चीज समझो पहले, जब आपको क्वेश्चन गिवन मतलब ठीक है बहुत सारे तरीके से हो जाएगा जो सा भी समझ में आता है, बट जैसे हमें सिचुएशन गिवन है कि ए इनवर्स लैम्डा ए प्लस बीटा आई गिवन है और लैम्डा और बीटा कुछ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, तो मैं तो दोनों साइड इक्वेट करके सॉल्व कर सकता हूँ ना, इसमें मतलब कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ मैं समझ गया, हैमिल्टन थ्योरम सही कह रहे हो, ठीक है लगा सकते हो बिल्कुल, मतलब अगर आपके क्लियर है कॉन्सेप्ट फंडा तो भाई कैसे भी कर लो, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है बाकी वैसे भी बहुत ईजी है, मतलब कुछ इतना दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, सिंपल लॉजिक हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं ऐसा। या तो कि थ्योरम लगाकर हमारा बहुत ईजी हो जाए, या तो ऐसे हो। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट था एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन था, इजी था। कितने जनों का हो गया था? सेट्स कॉम्प्लेक्स नंबर एक और हमसे पूछा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने S1 S2 और S3 में। S1 क्या था? एक सेट है ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर Z जो C से बिलोंग करते हैं, सच दैट कंडीशन दी थी कि Z माइनस, जो तुम कह रहे थे लोकस वाला लाइक क्वेश्चन कैसे होगा, तो देख लो वैसे इजी है, बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर अभी रिवाइज भी करा दूंगा। S1 हमें दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर और इस तरह से कि मॉड ऑफ Z माइनस 1 माइनस आई इक्वल टू 4। तो इसको देखकर जल्दी से बता दो कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा। Z माइनस, अगर मैं माइनस साइन कॉम लेता हूँ तो 1 प्लस आई का मॉड इक्वल टू 4, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? तो बताएगा डायरेक्टली। सर्कल। एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर बता दो क्या है। सेंटर क्या होगा इसका? 1,1 1,1 और रेडियस होगा इसका 4 होगा या 4 2 होगा? 4। कोई 2 भी बोल रहा है भाई, 2 नहीं होगा बेटा 4 ही होगा। रीजन जब आप मॉड लोगे यार, z को अगर आप x प्लस आई वाई मान लो और ये ऐसे लिखा हुआ है और इसका आप मॉड ले रहे हो इक्वल टू 4, x माइनस 1 का लाइक x माइनस 1 आएगा और i के साथ y माइनस 1 आएगा, और आप लाइक मॉड ले रहे हो, मॉड ले रहे हो तो क्या हो जाएगा, i हट जाएगा और ये स्क्वायर इस तरह से हम ऐड करके इक्वल टू 4 लिखेंगे ना। तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 4 का स्क्वायर ही आएगा, क्लियर है? गलत कर दिया? हाँ और ऑप्शन मैच भी कर गया होगा तुम्हारा, है ना? ठीक है तो बहुत केयरफुल होके भाई, प्लस माइनस का अगर सेंटर का जो सेंटर लिया है 1 1, इसका साइन भी बहुत ध्यान से भाई, क्योंकि 1 1 सेंटर है हमारा, -1 नहीं, और रेडियस 4 है पूरा का पूरा। ठीक है तो ये तो पता लग गया एक सर्कल बनेगा। S2 भी ऐसी है, S2 क्या दे रखा था, Z belongs to complex number such that Z plus 1 plus I का mod equal to 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, Z माइनस -1 माइनस I ऐसे दे रखा है इक्वल टू 4। तो यहाँ पर बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर और y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा सेंटर यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 और रेडियस यहाँ पर भी हमारा कितना है 4 ही है। और लास्ट दिया था S3 क्या दिया था,
सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर बिलोंग्स टू कैपिटल सी, जिसमें रियल पार्ट ऑफ z आपका इक्वल टू हो जाए इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का कॉन्जुगेट। तो अब मुझे पता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर x प्लस आई वाई है, z अगर कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है, तो भाई आपका रियल पार्ट z x होगा, इमेजिनरी पार्ट कॉन्जुगेट का क्या होगा, y होगा या माइनस वाई, माइनस वाई होगा। तो यानी कि दो सर्कल है, दो सर्कल थे भाई हमारे, 1 1 रेडियस 4, -1 -1 रेडियस 4, और एक लाइन है हमारी क्या, x इक्वल टू -4। ये कह रहा है इन सभी में फाइंड करो S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। वो कह रहा है कि S1 में, S2 में और S3 में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे तीनों में, वो कितने होंगे। एलिमेंट्स नहीं बोल रहा कि निकालो क्या होगा बस वो कह रहा है कि बताओ कितने एलिमेंट्स होंगे ऐसे, यानी कितने बेसिकली पॉइंट पूछ रहा है। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे रफली, मतलब एग्जैक्टली नहीं बनाना, ग्राफ नॉट टू स्केल, मतलब थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए कि भाई एक तो है 1 1 सेंटर, एक का है -1 -1, रेडियस है कितना 4, तो मतलब रफली ऐसे ही बना देता हूँ, ऐसा सर्कल बनेगा एक, और एक ऐसा सर्कल बनेगा, दो सर्कल बना दिए। फिर एक लाइन भी बनानी है, लाइन क्या है भाई, y इक्वल टू -x, y इक्वल टू -x कैसे बनती है, ऐसे बनेगी ना। अब प्रॉब्लम ये है कि रफली ग्राफ बनाया तो दिया, तो लाइन तो भाई बहुत तरह से जा सकती है, अभी कोई मतलब सेंटर से पास होगी, सेंटर कह रहा हूँ सॉरी, ऑरिजिन से पास होगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप कैसे बनाए लाइन, तो वो तो हम नहीं बता सकते क्योंकि ग्राफ नॉट टू स्केल है भाई, हम तो वैसे ही रफली बना रहे हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो भाई एक ये वाला आ जाएगा, दो ही आएंगे क्या हमेशा, या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं भाई, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ग्रीन वाली लाइन दिख रही है सभी को, एक दो, जो तीनों में कॉमन होना चाहिए, अच्छा तीनों में कॉमन होना चाहिए। भाई इस वाले केस में तो ये अलग अलग हो गई, तीनों में तो कुछ कॉमन आया ही नहीं, ग्रीन वाले केस में तो तीनों अलग अलग हो गए, तो कुछ कॉमन नहीं आएगा। लेकिन हमें ये टेस्ट करना है, मेरे ख्याल से ऐसे होगा कि लाइन कुछ ऐसे पास होगी, ये वाला पॉइंट तीनों का कॉमन हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट भी तीनों का क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। पर इस बात को कैसे वेरीफाई करेंगे कि भाई ऐसे है या नहीं, क्या करना पड़ेगा हमें बताओ, पॉइंट ऑफ क्या निकालना पड़ेगा, इंटरसेक्शन ऑफ, निकालो जल्दी से निकालो, y इक्वल टू -x लाइन है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो किसके साथ, x -1 का होल स्क्वायर, y -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16, और एक बार y इक्वल टू -x, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। जल्दी से निकालो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है। अगर पहले वाले दो का और लास्ट वाले दो का, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम आ जाता है, तो हाँ यानी कि तीनों में एक कॉमन पॉइंट हो जाएगा। कितने आएंगे वो बता दो, दो ही आएंगे फिर, पर क्या सेम आ भी रहा है, सॉल्व करके बताओ भाई, क्या सेम आ रहा है। सर्कल लाइन तो समझ में आ गया, हम कर क्या रहे हैं भाई, क्वेश्चन तो बेटा सभी को क्लियर है, कर क्या रहे हैं? लाउडली लाउडली थोड़ा तेज बोलो, एक्स के लिए तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आती है। -y -1 का होल स्क्वायर, y -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यहाँ पे रखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, y की जगह -x, नहीं सॉरी उल्टा करते हैं, x की वैल्यू पुट कर देते हैं -y, -y प्लस 1 का होल स्क्वायर, y प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल 16। ये तो भाई एक तरह से x प्लस y प्लस 1 का ही होल स्क्वायर है, प्लस y -1 का होल स्क्वायर इक्वल 16। यहाँ से जो y आएगा दो वैल्यूज आएंगी, क्योंकि -2y प्लस 2y कट जाएगा, और ये भी एक तरह से y -1 का ही होल स्क्वायर है, तो सेम ही आएगा भैया ना।
यस सर। तो दो वैल्यूज यहाँ से आएंगी, दो वैल्यूज यहाँ से आएंगी, समझ में आ गया भाई? दोनों सेम आएंगी। यस सर। फिर यानी कि x की भी दो वैल्यूज आ जाएंगी, वो भी सेम आएंगी। तो इसका मतलब कितने पॉइंट होगी? जो मैं कह रहा था इस तरह से होगा। सर ऐसा x इसलिए हो गया, प्लस माइनस √7 आ रही है। हाँ ठीक है, मतलब वो पॉइंट भी निकालने की जरूरत नहीं है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मुझे तो बस ये देखना था y के अगर कोऑर्डिनेट सेम आ रहे तो फिर तो जब मैं x इक्वल टू y इक्वल टू -x में रखूंगा तो वो तो ऑटोमेटिकली सेम आएंगे ही पक्का। जब मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो वो तो सेम आ ही जाएंगे। बट मुझे ये देखना था कि ये आ भी रहे नहीं आ रहे। और ये ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि सिमेट्रिकल सा फिगर है दोनों के दोनों, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, सेंटर में बस वो लाइक सिमेट्रिकल फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में सिमेट्री है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर भाई शायद सेंटर अगर डिफरेंट होते, मतलब ऐसे सिमेट्रिकल नहीं होते फर्स्ट थर्ड में, तो शायद सेम नहीं आता। तो फिर ऐसे जैसे मैं लाइन बना रहा था, अगर मान लो ऐसी लाइन बन जाती तो ये बात समझ में आ रहा है कि नल सेट आ जाता। फिर तो नल सेट क्यों आ जाता? सिर्फ चार मत लिख देना, नल सेट मतलब भाई तीनों में कॉमन होना चाहिए। ये तो अलग अलग पॉइंट हो गए ना, समझ रहे हैं? यस यस सर। तो यहाँ पर ऐसा हो गया कि ए और बी भाई दोनों पॉइंट ऐसे आ रहे हैं जो तीनों में ही कॉमन है, लाइन में और दोनों सर्कल में, इसलिए हमारा कितने सॉल्यूशन होंगे इसके? दो सॉल्यूशन होंगे, ठीक है? मतलब दो आंसर होंगे, दो एलिमेंट्स होंगे। तो आंसर क्या होगा इसका? ठीक है। अच्छा पेपर में पढ़ लिया करो, अगर ये बोल रहा है तो आपको एलिमेंट लिस्ट करके लिखने हैं सेट के अंदर। मतलब जो तुम कह रहे हो कि हमारे ये पॉइंट आए, वो दो पॉइंट ऐसे करके लिखने हैं। लेकिन अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा है कि कितने, तो फिर भाई टू आंसर है, फिर मत लिख देना ऐसे, ठीक है? वो तो चलो ऑप्शन को देख के पता लग भी जाएगा। क्लियर है सभी को? यस सर। नेक्स्ट 3D का था भाई, सिंपल सा क्वेश्चन था। ये एक पॉइंट दिया हुआ 3 to 6 स्पेस में दे रखा है, और Q एक पॉइंट है ऑन द लाइन, लाइन के ऊपर है। ये हो गया था सभी का? इस लाइन Yes. के ऊपर एक, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, हो गया था? हाँ। तो इस लाइन के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट है तो -3 के पूरा नहीं कर रहा, वैसे ही समझा देता हूँ कि -1 5K + 2 ऐसा पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट होगा। तो Q मान लेते ही ये वाला पॉइंट है, और फिर PQ के DRs आप निकाल लोगे। और फिर वो कह रहा है ये पैरेलल है किसके साथ? प्लेन के साथ पैरेलल है। प्लेन क्या है? x - 4y + 3z = 1, यानी कि DRs ऑफ PQ और जो नॉर्मल होगा वो आपस में क्या हो जाएंगे? Perpendicular. तो परपेंडिकुलर रखकर भाई k की वैल्यू निकाली थी, वो निकल जाएगी, और k की वैल्यू निकलते ही Q पॉइंट आ जाएगा। Q पॉइंट आने के बाद PQ का डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, क्या आंसर आ जाएगा? Yes. ये क्वेश्चन था रूट्स वाला, ये भी लोकेशन ऑफ रूट्स बताया था मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था कि लोकेशन ऑफ रूट के लिए एक तो डी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू देखो क्या होगी, <0 या = 0। और दूसरी बात फंक्शन की वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर वर्टेक्स पे जो पॉइंट है, या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, और ए का साइन देख लो कि भाई पैराबोला ऊपर वाला है नीचे वाला कैसे है। और जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स सभी को याद है ना, क्या फॉर्मूला होता है वर्टेक्स का? -b/a -d/4a. गड़बड़ कर दी -b/2a, -b/2a होता है और -d/4 होता है, ठीक है? फिर भाई 2a होता है या a होता है? 2a. हाँ तो गड़बड़ मत कर देना, -b/2a तो वो होता था, सॉरी -b/a तो वो होता था अल्फा प्लस बीटा का सम होता था बस, ठीक है? और यहीं से हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री पास होती है, मतलब जो पैराबोला को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। और ये जो तुम्हारे -d/4a यही तुम्हारा किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप इसी को देखकर बता सकते हो क्या होगा। यहाँ पर हमारी ये मिनिमम है, यहाँ पर ये मैक्सिमम। ओके, तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है कि x² + 4x + m - 3 = 0 हैज बोथ रूट्स कह रहा है <3 है। तो एक रफली बना लो भी, और फिर कह रहा है m बता दो कहाँ से कहाँ तक होगा। तो रफली एक बनाया हमने ग्राफ, ऐसा होगा कुछ। ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि x² का कोएफिशिएंट 1 है, तो ऊपर वाला पैराबोला होगा। और अच्छा दो रूट्स बोल रहा है, पर दो रूट तो सेम वाले भी हो सकते हैं, मतलब इसने ये नहीं लिखा यहाँ पर ये वाली, मतलब ऐसे मत मान लेना कि डिस्टिंक्ट ही है। मतलब मैं मान के चलूंगा रूट्स बोले दो रूट्स, तो दो रूट्स में डिस्टिंक्ट वाले भी हो सकते हैं, सेम वाले भी हो सकते हैं, पर रूट्स हैं। अब रूट्स लिखा है तो इसका मतलब रियल ही होगा, इसलिए लिखा है वैसे रियल वर्ड पे। लिखा नहीं है वैसे, पेपर में जब आएगा तो ऐसे लिख के देगा भाई, नहीं तो रूट्स तो इमेजिनरी वाले भी हो जाएंगे, ठीक है? इसने लिखा नहीं।
अच्छा अगर नहीं भी लिखा तो भी समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर रियल नहीं भी लिखा और वो कह रहा है 3 से बड़े हैं, तो तुम्हें ये बात तो पता है ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब अगर ऐसे लिखा है 3 प्लस आई, इसको मैं क्या 3 से ऐसे कंपेयर कर सकता हूँ लेस देन या ग्रेटर देन? ये बात ठीक है करना कंपेयर? नो तो ये तो इलॉजिकल है। तो अगर वो कह रहा है कि रूट्स वही 3 से क्या है लेस हैं, तो इसका मतलब वो रियली होंगे, मतलब उसने लिखा भी नहीं। तो ये मत कह देना कि क्वेश्चन रॉन्ग था, हमने अटेम्प्ट ही नहीं करा कि बोनस मार्क मिलेंगे हमें। ठीक है, ठीक है। जब उसने ऐसे बोल दिया कि 3 से कम या ज़्यादा है, उसका मतलब रियल ही है, तो आर्ग्यू नहीं करना कि भाई रियल उसने लिख के नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन रियल में ही होता है, इमेजिनरी में इस तरह से कंपैरिजन नहीं करते कॉम्प्लेक्स के साथ। तो वो कह रहा है 3 से दोनों के दोनों लेस हैं, मतलब एक थोड़ा सा ऐसे बना लो ग्राफ, कैसा बनेगा भाई, ऐसा मान लो ये 3 है यहाँ पर भी, ऐसा भी हो सकता है, मतलब कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो मैं रफली बना रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि इक्वल रूट्स हैं तो स्ट्रक्चर करके चला गया और यहाँ पे 3 है, मतलब 3 से रूट्स जो है आपके वो कम है। सेम रूट वाले भी हो सकता है कंडीशन, अलग अलग वाली भी हो सकती है। समझ में आ गया? ग्राफ ऐसा कुछ होगा, ऐसा वाला नहीं होगा, ये रॉन्ग है, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि रूट्स हैं उसके, तो या तो डिस्टिंक्ट होंगे या इक्वल होंगे, पता नहीं है, लेकिन है रियल। ठीक है, दो सिचुएशन बनेंगी। अब इन दोनों में मुझे कोई देख के बता दो, क्या वर्टेक्स के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं? वर्टेक्स क्या होता था भाई हमारा, -b/2a -d/4, ये आपका वर्टेक्स होता था। इसके बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं क्या? -b/2a के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं लेस कि देन नेगेटिव 3 होगा? बिल्कुल ठीक है। -b/2a के बारे में मैंने पहले वर्टेक्स ले लिया, तो ये पहली बात आ गई कि ये पक्का लेस देन 3 होगा, ये बात पहली आ गई। ठीक है, और दूसरी बात डी के बारे में क्या कह सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इक्वल टू इसलिए क्योंकि दोनों केसेस में भाई टच करके भी जा सकता है, क्योंकि दो रूट्स बोले उसने, दो बोथ रूट्स, पर बोथ रूट्स में डिस्टिंक्ट तो नहीं बोला ना, इक्वल वाला भी हो सकता था, तो इसलिए समझना है, मतलब ऐसे मत कर देना सिर्फ ग्रेटर देन ले लिया। और थर्ड बात F3 के बारे में क्या कह सकते हैं? F3 F3 के बारे में भी क्या कह सकते हैं? क्या आएगा F3 हमेशा? ग्रेटर कहीं जाके इंटरसेक्ट करेगा, इसमें तो इक्वल टू भी नहीं आएगा, आएगा नहीं ना? नो सर। और यही 3 बातें लेकर हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो बस कर दो, कर लोगे भाई? यस सर। ठीक है, तो इन तीनों को लेकर इनइक्वालिटी देख लेना क्या सेटिस्फाई कर रहा है, और जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि ऑप्शन दिए हुए थे 7 18, 18 इंक्लूडेड नहीं है, 7 इंक्लूडेड है, फिर एक में किसी में -7 इंक्लूडेड है, 18 इंक्लूडेड नहीं है, किसी में 3 से 7 दिया, तो वो कहाँ कौन सा इंक्लूडेड है कौन सा नहीं, उसको देख लेना। लेकिन डी में ध्यान रखना इक्वल टू आएगा, और मेरे ख्याल से जो इनइक्वालिटी सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसमें तुम्हारा एम का स्क्वायर तो नहीं आएगा ना? एम का स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि 4ac जब करोगे, 4ac जब करोगे तो c आपका -3 है, तो स्क्वायर भी नहीं होगा इसका, तो ये तो लीनियर बनेगी, लीनियर इनइक्वालिटी बनेगी, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, तो बहुत इजी। पर इनइक्वालिटी सॉल्व करके देख लेना कि आंसर क्या, इंटरसेक्शन मतलब क्या आएगा। जैसे मान लो m की वैल्यू कहता हूँ मैं लेस देन इक्वल टू 3, और एक बात कहता हूँ m की वैल्यू लेस देन इक्वल टू लेस देन -5, ऐसे बोल दिया। अब बताना, ये दोनों बातें आ गई, मतलब एक इनइक्वालिटी सॉल्व करा ये आया, दूसरी इनइक्वालिटी को सॉल्व करा ये आया, एंड लिखूंगा या और लिखूंगा, पहले तो ये बता दो भाई। मैंने कोई 2 इनइक्वालिटी सॉल्व करी या 3 इनइक्वालिटी एंड सॉल्व करी, एंड आएगा, क्योंकि भाई सबको सेटिस्फाई करना चाहिए, इसमें और मत लगा देना। कई बच्चे इसमें और लगा देते हैं कि ये वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई है, वो वाली भी, तो दोनों में से कोई सी भी हो जाए, नहीं सारी ही सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब ये भी सेटिस्फाई सर होगी, ये भी और ये भी। डिस्क्रिमिनेंट वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करना। डिस्क्रिमिनेंट वाली, तो डिस्क्रिमिनेंट वाली क्या आएगी भाई, बी स्क्वायर मेरा है 4 का स्क्वायर माइनस का 4a इंटू सी, और आप कह रहे हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आ गया 16। 4 तो कॉमन ले लो, 4 तो हटाई दो, 4 कॉमन लेके क्या बचेगा, 4 माइनस m प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 तो 0 नहीं होगा, तो 7 माइनस m ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो m आ रहा है भाई लेस देन इक्वल टू 7। और f3 ले लेते हैं, क्या आएगा f3, x की जगह पर 3 का स्क्वायर 9, 4 टाइम्स x 3, और क्या था प्लस का m माइनस 3, और ये क्या होगा, ये भी ग्रेटर था, ये भी ग्रेटर था, ये ग्रेटर था, इक्वल टू नहीं था। यहाँ से क्या आ रहा है भाई, 12 प्लस क्या आएगा, क्या आएगा
12 प्लस 9 कितना हो गया? 21 21 माइनस 3 हो गया 18, तो m प्लस 18 आ रहा है ग्रेटर देन 0, तो m आ रहा है ग्रेटर देन माइनस 18, तो इसमें ग्रेटर देन माइनस, और एक और था क्या था, माइनस b बाई 2a, क्या बोल रहे हैं हम, क्या होगा, ग्रेटर देन या लेस देन 3, इससे क्या आएगा भाई, कुछ बनेगा लॉजिकल, माइनस बी बी कितना है, अच्छा इसमें तो यार सी आएगा ही नहीं भाई, ए ये रहा, बी ये रहा, तो ये तो नॉन फैक्ट है, इसमें तो कुछ वेरिएबल आया ही नहीं, तो मतलब इस इनइक्वालिटी का कुछ काम ही नहीं है, मतलब वैलिड तो है ये, ठीक है, बट इसमें तुम्हारा सी निकालने में कुछ, सी कह रहा हूँ एम की वैल्यू निकालने में कोई हेल्प नहीं मिलेगी, तो यही दो आंसर है और भी कुछ चेक नहीं करना, तो आंसर होगा ओपन इंटरवल माइनस 18 से लेकर 7 पीरियड, ठीक है भाई, यस सर। ये आ रहा था। सर मैं डिस्क्रिमिनेंट वाले में कुछ गड़बड़ करती थी तो मैच नहीं हो रहा था कोई। अरे यार मतलब यही तो पूछ रहा हूँ, क्या कैसे ऐसे कैसे गड़बड़ कर दी भाई, इसमें तो लीनियर इनइक्वालिटी बनेगा, मतलब इसमें तो क्वाड्रेटिक नहीं बना, मतलब गड़बड़ कैसे कर सकते हो, और अगर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, दोबारा ढूंढा, फिर दोबारा भी नहीं मिली मिस्टेक, सर फिर अगला क्वेश्चन लग गया। ऐसे ही भाई, मतलब जब ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तुम्हें आता है, तो यार मिस्टेक मिल जानी चाहिए ना, ऐसी कौन सी कैसी, मतलब इसमें क्या मिस्टेक कर रहे थे ऐसे, मेरे ख्याल से तुमने ABC में गड़बड़ कर दी होगी, या फिर माइनस साइन में गड़बड़ कर दी होगी, या 4 इन लिखा होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ करी होगी, और कई बार क्या होता है, हमारा माइंड एक सिंक पे चल रहा होता है, तो जो हम मिस्टेक करते हैं ना, अगर दोबारा उसको देखने भी बैठो तो वो मिस्टेक स्पॉट नहीं होती, तो बहुत ध्यान से करते हैं इसलिए के बारे में। और एक क्वेश्चन था, ये किसका हुआ भाई, 10th क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था, लिमिट, मतलब था इजी बट थोड़ा सा ट्रिकी था, 3 माइनस एक्स प्लस ए एक्स माइनस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और बी के साथ भी लिखा है मल्टीप्लाई में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज, इस तरह से वो कह रहा है ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, मतलब ये समझ में आ गया कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब दैट इज आई, वो कह रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट और वो कह रहा है राइट हैंड लिमिट भी इक्वल है दोनों में, ठीक है, पर इक्वेशन तो एक ही बनेगी, और ए बी की वैल्यूज ऑप्शन, चारों ऑप्शन में ए बी की वैल्यूज सारी की सारी गिवन है, यूनिक वैल्यूज गिवन है, अच्छा ओके, देखते हैं क्या आता है, अभी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी 3 माइनस एक्स की जगह रख दो 1 माइनस का एच, ए को ए रखो, एक्स की जगह 1 माइनस एच माइनस 2 प्लस बी को एज इट इज 1 माइनस एच प्लस 2, क्या आएगा भाई, क्योंकि डिवाइड में तो कुछ है नहीं, तो मैनिपुलेशन तो करना नहीं है, तो डायरेक्टली आंसर निकल जाएगा अभी, क्या आएगा 3 माइनस 1 प्लस एच को 0 कर देता हूँ, ए तो बताएगा ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट का मतलब ये वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा, 1 माइनस एच माइनस 2, माइनस 1 माइनस एच कितना हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा यस सर। भाई, माइनस 1 से थोड़ा सा कम, तो उससे पीछे वाला इंटीजर आएगा माइनस 2, प्लस बी के साथ क्या आएगा, और 3 माइनस एच, 3 से थोड़ा सा कम, तो 2 पे पहुंच जाएगा, राइट, और आर एच एल क्या आएगा, 3 माइनस 1 प्लस एच, ए टाइम्स 1 प्लस एच माइनस 2, उसका बी किसका हो गया था, बी वाला क्वेश्चन किसी का हुआ था, किसी का हुआ था भाई क्वेश्चन, -1 प्लस एच, -1 प्लस एच मतलब माइनस का 0.999, तो -1 ही आएगा इसका तो, और बी 3 प्लस एच, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो 3 आएगा, हाँ भाई किसी का हुआ था इस वाले पे, यस नो तो बोल दो भाई, नहीं हुआ था, हुआ था क्या किसी का भाई, मतलब नहीं हुआ था, नो सर। ये बन गई कुछ नहीं हुआ था, ऑप्शन दिए हुए भाई, ए बी की यूनिक वैल्यूज गिवन है, इक्वेशन तो एक ही बनी है, और कैसे, और कोई इक्वेशन बन सकती है क्या की इक्वेशन, ए प्लस बी इक्वल टू 0, एक और इक्वेशन कैसे बनेगी, कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी भी नहीं है, फिर ऑप्शन चेक करते हैं इसके बाद। फिर हाँ भाई, फिर ऑप्शन चेक कर लो भाई, हिट एंड ट्रायल मेथड से, और तो बनेगी नहीं भाई, एक ही इक्वेशन बनेगी,
मैं सोच रहा था एक इक्वेशन से दो आंसर कैसे निकल जाएंगे, पर इक्वेशन ऐसी बन रही है कि फिर हम हाँ ऑप्शन जो दिए हैं भाई उसको टेस्ट कर लो, मतलब पुट कर लो इसमें, पता लग जाएगा। E2 है, B-1 है, तो एक ऑप्शन है कौन सा है, हाँ सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन दिया हुआ है, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू दी हुई है -2, तो भाई यहाँ पे रखोगे दोनों के दोनों तो 0 आ जाएगा। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता कि ए और बी की वैल्यू यही होगी? ए और बी कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट है, मतलब इसकी वैल्यू तो वैसे तो अगर ये ऑप्शन नहीं दिए होते तो फिर अगर मैं बोलूँ कितने ए और बी की कितने सॉल्यूशन ऐसे पॉसिबल हैं, अगर ये क्वेश्चन बना देता मैं तो बताओ फिर क्या होता आंसर? अगर मैं कहता ए और बी की कितनी वैल्यूज ऐसी पॉसिबल हैं जिसके लिए लिमिट एग्जिस्ट करे, तो फिर मैं क्या लिख देता? इनफाइनाइट लिख देता फिर, है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अब यहाँ पर क्योंकि ऑप्शन मैच कराना है ए बी सी डी में से भाई, तो फिर वही वाला ऑप्शन में ढूंढूंगा जहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब यूनिक वैल्यू तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि एक नहीं है ना, मतलब ये तो अनलिमिटेड है। जैसे कोई एक आपको एक इक्वेशन दे दे कि 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो मैं इसका आंसर कहूँगा बताओ x और y कितना है, तो मैं कहूँगा ये तो स्ट्रेट लाइन है, इसमें तो अनलिमिटेड पॉइंट्स होंगे, सारे सेटिस्फाई करेंगे। तो जो मेरा आंसर आया वो a प्लस बी 0 आया, पर ऑप्शन फिर एक ही होगा जो लाइक सेटिस्फाई कर रहा होगा, क्योंकि एक दिया होता 2 और -1, एक 1 -2 और एक -2 4, तो उनमें से किसी का भी सम a प्लस बी करके 0 नहीं आएगा, इसका मतलब ये फिर सी वाला ही ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है भाई? ठीक है, यस तो मतलब ऐसे घबराया मत करो, मतलब थोड़ा सा निकाल कर थोड़ा सा आइडिया लगा लिया करो फिर भाई कि क्या कहना चाह रहा है। एक आया था तुम्हारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो मैंने टाइप बताया था, स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल दिया था मैंने कि कैसे इंटीग्रेट करते हैं। हुआ था किसी का एक सॉल्व? ऐसा था x dy/dx माइनस वाई इक्वल टू दिया होता x स्क्वायर e की पावर x टाइम्स x। दोबारा लिख देता हूँ, किसी का हुआ था भाई डिफरेंशियल इक्वेशन वाला सॉल्व? कोई तो बोलो यार, हाँ भाई हुआ था। ये दिया हुआ था अरे तो और लीनियर लीनियर है, x से डिवाइड कर देंगे सारा का सारा, हाँ भाई लीनियर से हो जाएगा। पर देख कर मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि जो हमने टाइप सीखे हैं उन्हीं से करना है। स्पेशल जो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन वाला भी टाइप बताया था वैसे भी समझ में आ जाएगा। अगर अगर नहीं हो रहा है, मतलब पहले तो मुझे वही करना है, सेपरेटेबल करना है, होमोजेनस करना है और लीनियर के दो जो टाइप है उन्हीं से ट्राई करना है। लेकिन अगर नहीं आता है तो फिर कुछ सोचना है, स्पेशल लाइक डिफरेंशियल इक्वेशन अगर बन रहा है तो कैसे आप डेरिवेटिव लिखोगे और सॉल्व करोगे। ठीक है, ये तो हाँ साफ समझ में आ रहा है कि x से डिवाइड कर देंगे, तो x से डिवाइड करके भाई ये हो जाएगा dy/dx माइनस का y/x इक्वल टू x टाइम्स x e की पावर x प्लस e की पावर x -1, और आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? क्या आएगा? 1/x का क्या होता है? log x, और इसका आंसर आ जाएगा -x नहीं आएगा 1/x आएगा। 1/x से मल्टीप्लाई करोगे ये वाला x और उड़ जाएगा, और फिर इंटीग्रेशन कर ही लोगे राइट, आईलेट लगा कर, सॉरी आईलेट कर, हाँ आईलेट लगा कर इंटीग्रेशन बाय पार्ट हो जाएगा भाई। यस सर जब मुझे देखकर एक और टाइप समझ में आ रहा है, मतलब जरूरी नहीं है कि लगाना ही है, फिर भी समझने के लिए, अगर बाई चांस ये लीनियर नहीं बनता तो किसी को समझ में आ रहा तो दूसरे तरीके से किसी ने करा या सभी ने लीनियर वाला ही लगाया? देखो ऐसे भी बन रही है, एल्सियम लेंगे x dy माइनस का y dx इक्वल टू x स्क्वायर x e की पावर x प्लस e की पावर x -1 dx। फिर किसी को समझ में आ रहा है ये जो माइनस लिखा हुआ है, प्रोडक्ट रूल में तो क्या होता था? प्लस आता था, अगर कोशेंट रूल होता तो माइनस आता था, तो नीचे क्या आ जाएगा? नीचे एक्स स्क्वायर लाने की जरूरत है, और वो एक्स स्क्वायर देखो यहाँ लिख कर दे रखा है उन्होंने। ठीक है भाई, लेफ्ट वाले का इंटीग्रेशन समझ में आ गया, क्या आएगा? y/x, है ना? और अगर तुम लीनियर वाले तरीके से कर रहे हो तो तुम्हारा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो भी देखो यही आएगा, वो भी यही आ रहा है, 1/x ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, y के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो सेम ही आएगा। यहाँ पर भी वही आ रहा है, वैसे भी हो जाएगा। चलो ठीक है, कि लीनियर वाले से ही हो जाएगा, ये क्यों इतना दिमाग लगाए। ठीक है, क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कि 2a माइनस 7 साइन थीटा प्लस a प्लस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ था 3a माइनस 1, और बोला हैज, इस इक्वेशन के बोल रहा है हैज रियल सॉल्यूशन, हैज रियल सॉल्यूशन वेयर थीटा बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। तो बताने नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। भाई अगर आप कह रहे हो कि इस इक्वेशन के रियल सॉल्यूशंस होंगे
ए की वैल्यू बतानी है क्या हो सकती है, कितनी पॉसिबल है, 7, 8, 9, 10, तो बहुत सारी दी है। अच्छा एक मिनट रुको, पॉसिबल वैल्यू ऑफ, ये तो इनफाइनाइट हो गई कैसे, पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, इंटीग्रल बोली है उसने, सॉरी इंटीग्रल वैल्यूज बोली है। ए की सिर्फ इंटीजर वाली वैल्यूज बतानी है, मतलब ए का इनइक्वालिटी आएगा कुछ, उस इनइक्वालिटी में सिर्फ इंटीजर वाले पॉइंट ही कंसिडर करते हैं और आंसर निकालना है। तो यार मैं बार बार एक चीज़ बोलता हूँ, तुम्हें याद होगा कि ए साइन थीटा, बी कॉस थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया भाई, ऐसा कुछ बन रहा है? यस ये तुम्हारा ए है और ये तुम्हारा बी है। तो पहला काम क्या करूँ, इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले भाई डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, किससे किससे करेंगे जल्दी से बताओ, डिवाइड और मल्टीप्लाई, मतलब दूसरी साइड पे भी कर दो, फिर जब ये दोनों साइड दी है तो राइट साइड पे भी डिवाइड ही कर दो बस। क्या आएगा डिवाइड में, डिवाइड में आएगा 2a-7 का होल स्क्वायर और a+3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी वही और यहाँ पर भी वही। ठीक है, अब आपको ये तो बात समझ में आ गई ना, ये जो है ये साइन थीटा प्लस फाइव बन जाएगा। फाइव मेरे को मतलब नहीं है कि वो एंगल क्या है, मुझे मतलब नहीं है उससे, मुझे तो ये पता है कि भाई ये जो लिखा हुआ है ये साइन फाइव लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है पक्का कॉस फाइव होगा। तो साइन थीटा कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा साइन फाइव, तो मेरा साइन थीटा प्लस फाइव का फॉर्मूला बन जाएगा। फाइव क्या है वो मुझे मतलब नहीं है उससे, और इक्वल टू कुछ ऐसा आ रहा है 3a-1 डिवाइड बाय रूट जो लिखा हुआ है। अब मुझे पता है कि भाई साइन की जो वैल्यू होती है, क्योंकि इनइक्वालिटी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा तभी आंसर आएगा। तो इनइक्वालिटी आ गई, साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से सर ये पता होता है कि साइन थीटा प्लस फाइव है ये? क्या क्या क्या, ये पता होता है कि साइन थीटा प्लस फाइव होगा या नहीं 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 नहीं, कोई कोई पक्का नहीं, कोई पक्का नहीं। तुम cos थीटा -5 लिख लो, ये भी ठीक है। ये वैसे ये लो, वही बोला। हाँ हाँ वो मतलब एक ही बात है, तुम ऐसे लिख लो, क्योंकि वो डिपेंडिंग ऑन कि तुम्हारा क्वेश्चन तुम क्या सॉल्व कर रहे हो उसके हिसाब से। अभी तो मैटर नहीं करता, क्यों नहीं मैटर करता, क्योंकि जो साइन लिखोगे वो भी -1 से 1 के बीच में होगा, कॉस लिखोगे वो भी -1 से 1 के बीच में होगा। लेकिन बाई चांस सॉल्व करते समय मुझे लग रहा है कि कुछ भाई कॉस के टर्म्स में जरूर, मतलब कॉस के टर्म्स में लाना है तो कॉस के टर्म्स में ले आओ, ठीक है ओके फिर, क्योंकि मैटर नहीं करेगा। मतलब पहले वाले को अगर मैं, वो मेरे ऊपर है कि मैं पहले वाले को साइन फाइव मान रहा हूँ या कॉस फाइव मान रहा हूँ। तो पहले वाले को अगर मैं साइन फाइव मानूंगा तो दूसरे वाला पक्का कॉस फाइव निकलेगा, करके देखने की भी जरूरत नहीं, पक्का आएगा। वो एडजस्टमेंट हमने कर दिया, वो रूट से जो डिवाइड करा वो इसलिए करा है क्योंकि वो आएगा ही पक्का। और अगर पहले वाले को भी कॉस मानूंगा तो दूसरा साइन आएगा, तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा कि हम कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि फाइव जो एंगल है वो कुछ भी हो सकता है, अपने मतलब नहीं उससे कि क्या है। ठीक है, क्लियर है भाई? तो ये दोनों बातें ठीक है भाई, पर हमें तो ये पता है कि साइन और कॉस का भी जो रेंज होता है वो -1 से 1 के बीच में रहता है। तो जल्दी से, सभी ने करा था सॉल्व ये पेपर में, जल्दी से बताओ किसने करा था सॉल्व ये? हैंड रेस कर दो जिन जिन्होंने सॉल्व करा था ये वाला क्वेश्चन पेपर में। किसी ने भी नहीं, किसी ने भी सॉल्व नहीं करा भाई, यहाँ आंसर नहीं आया था। आंसर ओके नहीं कुछ आंसर नहीं आया था, इतना तो कर लिया था, ये इतना भी नहीं पहुंचे थे, बताओ पहले। इससे आगे तक कर लिया था थोड़ा। इसके आगे तक कर लिया था, आंसर नहीं आता क्या? ऑप्शन दे रखे हैं, हाँ ऑप्शन दे रखे थे। तो ये तो इक्वालिटी बनेगी, आंसर आ जाना चाहिए, क्यों नहीं आएगा? अब कैसे इक्वालिटी सॉल्व कैसे करोगे, ऐसे कर रहे हो, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ ऐसे करते हो? यस सर। टाइम वेस्ट कर दिया तुमने, ऐसा करना ही नहीं ना भाई। स्क्वायरिंग कर रहे हो, रूट तो हटाना ही पड़ेगा। तुम अब मान लो तुम्हारी इनइक्वालिटी बन भी जाएगी, तो इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करोगे? इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। जब स्क्वायरिंग कर रहा हूँ तो मैं दो पार्ट में क्यों करूँ भाई? जब मैं कह रहा हूँ स्क्वायरिंग कर रहा हूँ मैं, तो स्क्वायरिंग करके फिर ये नहीं लिख देना चाहिए मुझे, सॉरी जीरो नहीं, हाँ जीरो से लेकर वन तक ऐसे नहीं लिख देना चाहिए। ठीक है भाई, यस अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो फिर -1 हटा दो ना भाई, क्योंकि -1 और 1 के बीच में एक मिनिमम वैल्यू जो होगी, जहां पर स्क्वायर करने पे मिनिमम आएगा वो जीरो ही है। तो जो स्क्वायर होगा वो तो 0 से 1 हो जाएगा, माइनस तो गायब हो गया बस। तो इसको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर दो 1 के साथ, और दोनों के साथ सॉल्व करना पड़ेगा, एक से चल जाएगा काम, एक से हो जाएगा सॉल्व। और फिर वो कह रहा है क्वेश्चन में इंटीग्रल वैल्यूज बतानी है। तो तुम्हारा जो भी आएगा आंसर, मान लो -12/5 से लेकर कुछ आ रहा है ऐसे 20/3 या जो भी आ रहा है, तो उसमें इंटीग्रल वैल्यूज निकाल लोगे ना कौन कौन सी? यस सर। ठीक है, हो जाएगा भाई। यस।
नेक्स्ट था, ये तो प्रोबेबिलिटी का तो सबसे सिंपल आया था क्वेश्चन। कह रहा है 3 बार टॉस करा, ये तो कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको बताने की जरूरत है। प्रोबेबिलिटी कह रहा है कि सम 10 आ जाए 3 बार टॉस करने पर डाइस में। काउंटिंग कर लेंगे ना, ठीक है भाई। भाई 3 डाई रोल करे और सम कह रहा है उन तीनों का सम जो आना चाहिए वो 10 आ जाए डाई में। तो पॉसिबल केसेस बना लो कि ज़्यादा बनेगी क्या? कितने बन रहे थे? फेवरेबल आउटकम कितने बनेंगे? टोटल तो 216 है। फेवरेबल आउटकम कितने आएंगे? 6 से बड़ा कोई नंबर भी नहीं होता, तो 1 से लेकर 6 तक। तो इसमें तुम्हें वो भी करना पड़ेगा जो रिपीटेशन वाले केसेस हैं। तो क्या होगा भाई? पहला केस कोई बताएगा क्या लिखूं? 1 1 तो नहीं होगा, क्या क्या आएगा? 2 2 2 2 6। पर ये केसेस कितने होंगे ऐसे भाई? 2 2 6 में इधर उधर भी तो हो सकता है। तो मैं काउंट ना करके क्या लिख दूँ? 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, मतलब 3 से इंटू कर दूंगा ना जो भी आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है भाई। यस सर। यस अच्छा, और क्या बन सकता है? और क्या बन सकता है? 5 5 नहीं, 5 5 नहीं, 5 4 1। इसको 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई, इधर उधर कितनी तरह से भी हो सकता है। और 2 2 3 5 अच्छा, इसमें तो कई सारे बनेंगे भाई। 3 फैक्टोरियल और 136 और 5 3 136 1 3 6। वेरी गुड। और 3 3 4 3 इसको भाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ना। और भाई बस 4 6 4 0 बस यही है भाई, क्या और भी थे? सर 4 4 2 4 4 2 रह गया ना। ठीक है, ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और बस बहुत ध्यान से करना है क्योंकि एक भी केस छूट गया तो आंसर होगा जाएगा, और वो पक्का दे भी रखा होगा ऑप्शन। क्या रह गया? 2 3 2 3 वाला तो आ गया यार। 5 अच्छा आगे 2 3 वो तो आ जाए, मतलब टेढ़े मेढ़े करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो हम पहले ही फैक्टोरियल 3 या 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पेयर अब यही बनेंगे ना बस। ठीक है। अच्छा देखो, अब रैंडमली काउंटिंग करने की जगह अच्छी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि 1 2 1 लेकर नहीं बनेगा। मतलब ऐसे देख लो कि 1 के साथ क्या क्या बन रहा है, मतलब 1 के साथ जो भी पहले पॉसिबल हो सकता है वो लिख लो, फिर 2 के साथ जो पॉसिबल हो सकता है वो कर लो। मतलब एक डाई पे फिक्स कर दो नंबर और फिर लिखते जाओ, क्योंकि ऐसे रैंडमली काउंटिंग करने में पता क्या होता है, बाई चांस कोई केस छूट रहा होगा तो वो दिखेगा नहीं मुझे। तो पहले मैं एक डाई पर 1 लेकर, मतलब एक डाई पे 1 लेकर बाकी जो भी पॉसिबल है वो लिख लूंगा, तो ये वाला केस और ये वाला केस आ जाएगा। फिर 2 पर लिखकर 2 को फिक्स करके बाकी 2 पे देख लेता हूँ क्या क्या आ सकता है, फिर 3 पर, फिर 4 पर, ऐसे देख लूंगा। और मैं देख लूंगा रिपीटेशन तो नहीं हो रहा। क्लियर है? यस मतलब सर जब काउंटिंग करो तो बहुत, मतलब अगर तुम्हें लगता है कि बहुत सारे फेवरेबल आउटकम है और इजी कोई अप्रोच नहीं है, तो काउंटिंग ऐसे करना चाहिए कि भाई सिमेट्रिकली, मतलब थोड़ा सा समझ में आए, कोई केस ऐसा ना हो कि हम मिस कर रहे हैं। मतलब रैंडमली काउंटिंग में यही प्रॉब्लम होती है। जैसे इसमें कितने केसेस बन के 2 4 6 केसेस बने, तो अगर बाई चांस मैंने 5 काउंट करे और फिर मुझे बाकी समझ में नहीं आ रहा और मैंने मिस कर दिया तो ध्यान ही नहीं दूंगा मैं। ठीक है, तो रैंडमली काउंटिंग मत करके ऐसे काउंटिंग करा करो। और एक क्वेश्चन था, ये भी यार इजी था वैसे, कर लिया होगा सबने। 18 क्वेश्चन था। लिमिट x टेंड टू 2 दी हुई है, एक्स स्क्वायर f2 माइनस 4 fx। बता दो कराओ या नहीं कराओ, हो जाएगा ये? यस सर यस कर लिया था ना सभी ने यार ये तो। अच्छा, ये तो इक्वल टू लिमिट ही निकालना है। अच्छा, इसमें और कुछ भी दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ था? f2 की वैल्यू दी हुई थी 3, f डैश 2 दिया हुआ था -1, और ये निकालना है। तो ये तो अच्छा, एल क्या लगाओगे इसमें? एल ऑपरेटर रूल लगाओगे ना? यस सर। यस एल ऑपरेटर लगाकर ऊपर क्या लग जाएगा? ऊपर डेरिवेटिव कैसे आएगा? एक्स स्क्वायर f डैश 2 लेकिन दिया हुआ है वहाँ, तो हो जाएगा यार। तो वैल्यूज पुट करनी थी, कुछ था ही नहीं इसमें। सर ठीक एफ ऑफ 2 कांस्टेंट है तो उसका नहीं होगा। मैंने एफ डैश 2 लिख दिया। हाँ भाई, नहीं आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। f2 की तो भाई डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दोगे ना, f डैश x आएगा अगर x अपना। हाँ ठीक, फिर और ऐसे ही इसमें, तो इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, नॉर्मली हो जाएगा। तो f2 2x माइनस का 4 f डैश x डिवाइड बाई 1, तो सब वैल्यूज पुट कर देना। क्लियर है? अगर यस रूल लगा दे, क्या क्या क्या? अगर प्रोडक्ट रूल लगा दे तो भी सही है। आवाज़ क्लियर नहीं है तुम्हारी। अगर रूल लगा दे तो भी सही है।
प्रोडक्ट रूल लगा देंगे तो सेम ही आएगा। हाँ मतलब लेकिन तुम्हारा F2 पर फिर वो 0 वैल्यू रखनी पड़ेगी, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। एक मिनट एक मिनट तो होगा तो f+2 तो 0 हो जाएगा, पर f2 तो एक मिनट मैं कर देता हूँ मेरे को लग रहा है तुम कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा कि भाई क्या लिखना है। f'2 आएगा तो सही, पर f'2 ऐसे नहीं आएगा, इस वाले से नहीं आएगा, ऐसे आएगा। f2 की तो पहले वैल्यू रखो, इसे तो अभी सॉल्व लाइक करने से पहले इसको ऐसे ही कर दो ना। x² × 3 लिखा है, 4 टाइम्स fx लिखा है, x माइनस ऐसे लिखो इसे पहले तो, क्योंकि स्टार्टिंग में लिमिट लेने से पहले मैं भाई डायरेक्टली कांस्टेंट की वैल्यू अगर गिवन f2 तो मैं डायरेक्टली पुट करूंगा ना, ये तो हमेशा फिक्स रहेगा। तो 3 टाइम्स x² का 2x आएगा, 4 टाइम्स f' आएगा, डिवाइड बाय 1 आएगा। अब आपको करना है लिमिट x टेंड टू 2 और अब पुट करोगे आप, तो 2 टाइम्स ये हो जाएगा 6x माइनस का 4 f'2 ये आएगा आंसर। 6 इंटू यहाँ पे 2 रख दोगे अब, माइनस 4 f'2 कितना था, -1, 12 प्लस 16, ठीक है क्लियर है, क्लियर है भाई, ये आ रहा था। यस हाँ मेरे को लग रहा है कुछ बच्चों ने पक्का f'2 ही लिख दिया होगा, लिखा था किसी ने, नो सर किसी ने लिखा, ये कर दो क्यों? फिर यार, क्या कह रहे हो? हाँ ये क्या कह रहे हो, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन था डिफरेंशिएबल एवरीवेयर दिया हुआ एक फंक्शन और ए और बी निकालना है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालकर इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन की फॉर्म में ही आंसर दिए हुए थे, हो जाएगा वाला भी। यस 20th क्वेश्चन था भाई, ये अच्छा लग रहा है। x² e⁻² 2x dx इज इक्वल टू fx e⁻² 2x प्लस 3 और कह रहा है मिनिमम वैल्यू बतानी है ऑफ fx। क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर दूं लेफ्ट साइड पे, बताओ क्या करूं, सॉरी इंटीग्रेट कह रहा हूँ, डेरिवेटिव कर दूं या इंटीग्रेशन सॉल्व कर दूं इसका, लेफ्ट साइड पे जो लिखा हुआ है, बताओ ये कैसे स्टार्ट करूं। डेरिवेटिव कर दूं ताकि भाई इंटीग्रेशन हट जाए और फंक्शन की वैल्यू निकलाए कुछ, ठीक है। तो अगर मैंने दोनों साइड पे क्या कर दिया, और अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो यहाँ राइट साइड पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, राइट, सी गायब हो जाएगा और हमें कुछ कंडीशन, क्या 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 लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट देनी यार तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं होती, लिख दिया करो लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट देनी fx, लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट देनी नहीं आ रहा यार समझ में क्या कह रहे हो, किसी और को आ रहा है कि समझो, में बता दो भाई मुझे क्या कह रहे हैं। सर लेफ्ट हैंड साइड, हाँ लेफ्ट हैंड साइड, तो मुझे लाइक लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करूँ, सॉल्व करूँ, इंटीग्रेशन कर दूँ, x स्क्वायर बाहर e⁻² 2x का e⁻² 2x डिवाइड बाय 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x e⁻² 2x का e⁻² 2x डिवाइड बाय 2 और क्या कर दिया मैंने, इंटीग्रेशन क्या आएगा, राइट, ठीक है, dx इक्वल टू fx e⁻² 2x प्लस c। फिर अब दोबारा इंटीग्रेट करें, x बाहर e⁻² 2x का e⁻² 2x डिवाइड बाय 2 माइनस का डेरिवेटिव ऑफ x 1 होगा, e⁻² 2x आएगा और e⁻² 2x का डिवाइड बाय 2। अब एक और बार इंटीग्रेशन होगा तो डायरेक्टली क्या लिख दूं, e⁻² 2x डिवाइड बाय 4 लिख दूं, ठीक है भाई, यस सर ठीक है। फिर क्या करना है, अच्छा e⁻² 2x सब में से कॉमन आ रहा है भाई, क्या बचेगा x² बाय 2 माइनस का x बाय 2 प्लस का 1 बाय 4 माइनस माइनस प्लस, हाँ ठीक है, और इक्वल टू है ये fx e⁻² 2x प्लस c, कंपेयर करके fx पता लग गया, जो मतलब c से कोई मतलब नहीं है भाई, fx आ गया। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है, इसकी मिनिमम वैल्यू तो बता ही लोगे ना, इसकी मिनिमम वैल्यू बताने के लिए क्या करोगे, डेरिवेटिव करोगे, मतलब डेरिवेटिव करके निकालोगे। हाँ एरी लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा लिमिट नहीं है, मतलब इनडेफिनिटी था, ठीक है, मुझे लगा आपने बोला कि डिफरेंशिएट करना
क्या करो, डिफरेंशिएट करके करा है? आपने पहले बोलते थे डिफरेंशिएट वाले में। हाँ नहीं कर पाओगे इसमें, हाँ, ठीक है, क्योंकि इंडेफिनिट है तो आप नहीं कर पाएंगे डिफरेंशिएट, ठीक है। ठीक है भाई, ओके सर। यस सर। ठीक है। अब fx अगर आ गया, fx अगर आ गया तो इसको तुम या तो फर्स्ट डेरिवेटिव करके निकाल लो, या फिर क्रिटिकल पॉइंट लेकर, या इसका परफेक्ट स्क्वायर बना के कर लो, तो क्वाड्रेटिक है ना भाई? सर माइनस डी अपॉन 4 है। माइनस डी अपॉन, हाँ वैसे कर लो डायरेक्टली, जो मैंने अभी बताया तभी वर्टेक्स माइनस डी बाई 4 ऐसे ही कर लो, बिल्कुल ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर भी बनाने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला की जरूरत नहीं, ठीक है। ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? डी की वैल्यू आएगी, चलो कर लेना, कर जाएगा, आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट था पैरेललोग्राम दे रखा है, ए और बी दोनों के अल्फा और बीटा का डिटरमिनेंट दिया हुआ था, अल्फा और बीटा के बीच में एंगल भी दे रखा है, स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल। डायगोनल पैरेललोग्राम के डायगोनल पता है ना भी कैसे लिखते हैं? एक सम आता है और एक डिफरेंस आता है, याद है? यस सर। हो जाएगा तो इजी था। फिर एक डिटरमिनेंट भी दिया था कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, ये भी इजी था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये किसी ने अटेम्प्ट करा था? जो कम करा नहीं होगा किसी ने, चॉइस थी ना तो यार छोड़ दिया होगा। एफ एक्स दे रखा था, इज इट कंटिन्यूस फंक्शन, कह रहा है कंटिन्यूस है, और ऐसे दिया हुआ 0 to x एफ टी डी टी प्लस 0 to x x माइनस टी एफ टी डी टी इक्वल टू ई और माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एफ जीरो भी दिया हुआ है, 0 है, और निकालना है, फाइंड करना है एफ 8 ई की पावर 8 निकालना पड़ेगा। ये किसी ने अटेम्प्ट करा था? नहीं करा होगा, मैं बता रहा हूँ। सर अटेम्प्ट किया था पर इसका कोई न्यूमेरिकल आंसर नहीं आ रहा था। अच्छा ऐसे नहीं आ रहा था, ठीक है, डिस्कस करता हूँ, इसमें कुछ गड़बड़ करी होगी तुमने। क्या करोगे, पहले देखकर, क्वेश्चन को देखकर ही समझ में आ गया क्या करना है इसमें? लिबनीज। हाँ भाई, मतलब बहुत 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 इंपॉर्टेंट, लेबनिज थ्योरम लगेगी, न्यूटन। तो क्या करूँ, डेरिवेटिव कर दूँ? यस सर। डेरिवेटिव कर दो, बताओ लेफ्ट साइड में जल्दी से बताओ, फिर क्या लिखूँ डेरिवेटिव करके? एफ एक्स एफ एक्स, एक्स का 1 आएगा डेरिवेटिव, ठीक है, आगे, और 0 का लिखने की जरूरत नहीं है, वो माइनस वाला पार्ट आगे। अब प्रॉब्लम हो जाएगी थोड़ा सा, अब ध्यान से करना, बताओ क्या करूँ? पहले एक काम करूँ, क्योंकि x माइनस टी और ये जो एफ टी लिखा हुआ है, इसमें ये तो दो मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, तो मल्टीप्लाई में तो यार प्रोडक्ट रूल चलता है, तो एक काम करूँ पहले इस वाले का भी डेरिवेटिव, एक मिनट उसको लिख ही लेता हूँ पहले, इसको एज इट इज लिखते हैं, 0 से x एफ टी डी टी, अभी ऐसे लिखते हैं, इसको थोड़ा सा अलग सेपरेट कर देता हूँ, ऐसे x 0 to x एफ टी डी टी, और माइनस का 0 to x टी टी एफ टी डी टी, ऐसे लिख दूँ, ठीक है? ठीक है भाई। अच्छा ये वाला x आपको लग रहा होगा सर ने बाहर क्यों निकाल दिया, x समझ में आ गया ना, ये बाहर क्यों निकाला मैंने? सर मैंने क्योंकि ऐसे नहीं किया, आपको ऊपर सीधा ही डाल दिया था। डायरेक्टली डाल देना तभी गड़बड़ हो गया, उसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, ऐसे नहीं चलेगा ना, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा ना, दो चीजें मल्टीप्लाई होगी ना, ठीक है? यस। तो अब इसमें भी देखो, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये रहा। पहले वाले में तो नहीं लगा क्योंकि x बाहर आ गया, x मतलब इंटीग्रेटिंग जो वेरिएबल है वो t है, तो x को तो मैं कांस्टेंट की तरह ट्रीट करूंगा, लेकिन दूसरे वाला जब करूंगा तो टी एफ टी लिखा हुआ है, टी एफ टी में वो प्रोडक्ट रूल वाला फंडा लगेगा, उसमें क्या आएगा, डेरिवेटिव करोगे तो एफ एक्स आएगा पहला इंटू 1 प्लस एक्स बाहर है, इसका क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। अब आगे वाले का बताओ, ये जो लिखा हुआ है माइनस वाला, तो बताएगा कैसे लिखूं इसका, डेरिवेटिव कर रहे हैं इसका, कैसे लिखेंगे बताओ भाई, कैसे लिखें इसका? बताओ भाई कैसे होगा इसका प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। प्रोडक्ट रूल? तो क्या लिखूं प्रोडक्ट रूल लगा के, बताओ कैसे लगेगा? एफ डैश टी एफ डैश
एफ डैश टी कैसे? हम क्या करते थे, न्यूटन लेरेंस थ्योरम याद आ रही थी सभी को? बताओ भाई आगे वाले का कैसे होगा? भाई अगर मैं टी को रखता हूं बाहर, टी को अगर बाहर रखता हूं, जैसे दो चीजें मल्टीप्लाई में लिखी हुई हैं, तो टी एफ टी लिखा हुआ है डी टी, तो न्यूटन लेरेंस थ्योरम क्या कहता था, ये कहता था ना कि अगर ऐसे है एफ एक्स जी एक्स और ये एच एक्स, तो इसका कैसे करते थे हम डेरिवेटिव? एच के अंदर क्या डाल देते थे फंक्शन में, जी एक्स, और जी एक्स का डेरिवेटिव माइनस एच में एफ एक्स और एफ एक्स का डेरिवेटिव। क्या करेंगे पहले हम, अगर हम x डालते हैं तो क्या आएगा सर x? हाँ हाँ बोलो। सर t इंटू एफ ऑफ टी को कोई और फंक्शन मान के नहीं डाल सकते हम सीधा, t इंटू एफ टी को क्या मान ले? अच्छा वैसे कह रहे हो तुम, ठीक है कोई और फंक्शन मान लो और उसी में डाल दो। ठीक है, मतलब ना मान के वैसे ही मान लो, मतलब समझ गया मैं तुम क्या कह रहे हो। t की जगह x रख दो, f की जगह भी x रख दो, यही कह रहे हो ना? यस सर। ठीक है रख दिया, फिर क्या आएगा? क्या आएगा? अच्छा पहले जो मैंने इसका प्रूफ याद है आपको, मैंने इसका प्रूफ भी बताया था ये वाला, याद आ रहा है किसी को? यस इसका प्रूफ याद आ रहा है? बताया था मैंने कि ऐसा क्यों आता है, याद आ रहा है किसी को? भाई इसका जो इंटीग्रेशन है एच एक्स का, मान लो कुछ एक कैपिटल एच एक्स आता है और फिर क्या करते थे आप, एफ एक्स से जी एक्स है तो अपर माइनस लोअर माइनस करते थे, राइट, याद है? और हम क्या कह रहे हैं कि भाई डेरिवेटिव जो है इसका एच एक्स का, हम ये कह रहे हैं कि डेरिवेटिव जो होगा कैपिटल एच एक्स का, वो हमारा क्या होगा, स्मॉल एच एक्स होगा, राइट? तो इसको पहले एक अलग फंक्शन मांगू, बताओ ये डायरेक्टली कर सकता हूँ इसे? बताओ भाई डायरेक्टली कर सकते हैं इसका डेरिवेटिव, या अलग से फंक्शन मानो इसे? अलग से मानो इसका, बताओ ये डायरेक्टली हो जाएगा? बताओ भी काफी डायरेक्टली हो जाएगा या अलग से फंक्शन माने इसका? सर पता नहीं। अच्छा मुझे मुझे प्रूफ पे आ जाएगा, जी समझ में आ जाएगा, एफ एक्स जी एक्स ये है एच एक्स, इसका मैंने फंक्शन का फॉर्मूला क्या लिखा था याद है, एच जी एक्स डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स माइनस का एच एफ एक्स का डेरिवेटिव, यही था ना? ठीक है, मुझे बताओ ये आया कैसे? इसको मैं इसका डी बाई डी एक्स कर रहा हूँ, डी बाई डी एक्स कर रहे हैं, डी बाई डी टी कर रहे हैं? dx। ठीक है, हम क्या मानते थे, हम ये मानते थे ना कि भाई इंटीग्रेशन जो है इसका एच एक्स का, मैं एच एक्स लिख रहा हूँ, टी आएगा ना सॉरी, एच टी आएगा। हाँ, मैं क्या मान लेता था, मैं मान लेता हूँ इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल सॉल्व करके क्या आता है, कैपिटल एच टी आता है, ठीक है? ठीक है भाई, ये मान लिया हमने। तो यानी कि अब अगर इस तरह से मान लिया तो हम क्या मान रहे हैं कि भाई जो डेरिवेटिव होगा एच टी का, इसका डेरिवेटिव हम ये मान रहे हैं ना कि डेरिवेटिव ऑफ एच टी इक्वल टू स्मॉल एच टी, ये मान रहे हैं ना? ठीक है? यस ठीक है, तो अब जब हम सॉल्व करते हैं, अगर सिर्फ इनडेफिनिट लेते तो क्या आता हमारा आंसर? अगर मैं कह रहा हूँ डी बाई डी एक्स कर रहे हैं और इनडेफिनिट इंटीग्रल लेते हैं इसका, तो क्या आता? कैपिटल एच टी प्लस सी आता, बट वो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि जब बाउंड करा रहे हैं मैं एफ एक्स से जी एक्स तक तो वो कट जाएगा सी को, तो अब आप क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, डी बाई डी एक्स क्या, एच जी एक्स माइनस का एच एफ एक्स, ये लिखते हैं। अब इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो कैसे करोगे तुम, एच क्या लिखोगे, एच बताओ आगे क्या लिखोगे? अब हमें पता है कैपिटल एच का
कैपिटल एच वाले का एक्स का फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो कितना है, स्मॉल एच है ना। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, समझ में आया, स्मॉल एच जी एक्स लिख दूंगा, और जी एक्स को मैं एक्स मान रहा हूँ तो इसलिए उसका डेरिवेटिव आएगा, याद है, माइनस ऐसी इसका आएगा एच एफ एक्स, और एफ एक्स को मैं क्योंकि एक्स मान रहा हूँ तो उसका डेरिवेटिव, समझ में आया ये कैसे आता है, ये समझ में आ गया। यस सर। तो यही लॉजिक वहां पे लगेगा जो ऊपर हम कर रहे हैं ना, जिसमें कंफ्यूजन हो रहा है हमें, यही लॉजिक यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, 0 से x टी एफ टी लिखा हुआ है ना, डी टी। तो काम करो, डी बाई डी एक्स, तो जैसे तुम कह रहे थे इस फंक्शन को सर अलग से कुछ मान लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, तो शायद ना है वैसे, तो इसको क्या मान लूँ बताओ, एच ही मान लूँ। ठीक है, क्लियर है। यस ठीक है सर। भाई, मैंने इसको स्मॉल मान लिया, और इसका इंटीग्रेशन मैं मान रहा हूँ कैपिटल एच आता है, मैं मान रहा हूँ एच टी का जो इंटीग्रेशन है वो क्या आता है, कैपिटल एच टी आता है। ठीक है, तो क्या आएगा बताते जाओ, डी बाई डी एक्स अभी कर नहीं रहा हूँ, बताओ क्या आएगा, एच टी कहाँ से कहाँ तक, 0 से x। ठीक है, अब h के साथ अंदर x आएगा, माइनस h के साथ यहाँ 0 आएगा, ये ठीक है, ये ठीक है भाई। अब जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा बताओ, स्मॉल एच एक्स आएगा और x का डेरिवेटिव बनाएगा, राइट, माइनस h 0 का करो क्या आएगा, स्मॉल h 0 और 0 का डेरिवेटिव भाई 0 ही आएगा, तो ये तो गायब हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, एच एक्स इंटू 1 ही बचा, राइट। तो एच एक्स कितना था हमारा भाई, एच एक्स क्या आएगा, एक्स एफ एक्स ही आ जाएगा, राइट। यस क्लियर सर। है। अच्छा एक मिनट गड़बड़ होगी भाई, गड़बड़ क्या हुई है, हमने माना है कि कैपिटल जो h है डी बाई डी टी ऑफ एच टी, हम मान के चल रहे हैं स्मॉल एच टी आ रहा है, और ये जो एच टी लिखा हुआ है ये तो भाई दो दो उसमें लिखा हुआ है ना, टी एफ टी लिखा हुआ है, राइट। तो टी एफ टी में हमारा प्रोडक्ट रूल लगना चाहिए ना इसमें, है भाई, पर हमने तो एक बड़ा फंक्शन मान लिया तो यही आएगा। एक बार सॉल्व करना भाई सारे के सारे, ठीक है, इसे ये वाला क्वेश्चन एक बार सॉल्व करना सारे के सारे। कौन सा क्वेश्चन नंबर है, ये था तुम्हारा सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है, ये सारे एक बार सॉल्व करना। तो चलो इसके आगे एक बार कर देते हैं सॉल्व, देखते हैं क्या मैच करता है ऑप्शन, आना तो यही चाहिए वैसे। क्या आ रहा है हमारा, क्या आ रहा था हमारा भाई, हाँ क्या है इसका आंसर, एक्स डी एक्स एक्स एफ एक्स ही आ गया, राइट। बट एक्स एफ एक्स नहीं आएगा, जो मैं बता रहा हूँ वो प्रोडक्ट रूल वाला ही लॉजिक लगेगा इसमें, क्योंकि जब हम एक फंक्शन मान रहे हैं उसमें उसमें वो एक्चुअली दो फंक्शन है, मतलब टी एफ टी लिखा हुआ है, तो टी बाहर रखकर एफ का डेरिवेटिव आएगा, एफ को बाहर रखकर टी का डेरिवेटिव आएगा, ऐसे चलेगा भाई। ये आएगा बेटा, क्या आएगा इसमें, देखो हमने टी को बाहर रखा, जब डेरिवेटिव ले रहे हैं तो टी का टी रहेगा और एफ टी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और डेरिवेटिव ले रहे हैं इसका, तो आएगा एफ एक्स और एक्स का 1 माइनस एफ टी को बाहर रखेंगे हम, और टी की जगह एक्स रखेंगे, एक्स और साथ में 1, और अब x क्योंकि 0 से x सॉल्व कर रहे हैं तो t की जगह भी रिप्लेस करके क्या लिख दोगे भाई, x ही लिख देंगे। चलो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा यार, छोड़ दो अभी, ठीक है भाई, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे भी, अगर मैं चेक करके फिर बताऊंगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, एक बार ये वाला वैसे ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद था
ए दिया हुआ परपेंडिकुलर टू बी एंड सी, बी परपेंडिकुलर टू सी एंड ए, एंड सी परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी, तो डॉट प्रोडक्ट लेकर 0 लिख दोगे, उससे रिलेशन आ जाएगा। ये कर लिया था सभी ने वेक्टर वाला। फोर्थ क्वेश्चन भाई सेक्शन बी का हो गया था सभी का। वेक्टर का भी सभी का हो गया था ये क्वेश्चन। ए दे रखा था डॉट प्रोडक्ट बी प्लस सी के साथ, फिर हम लेंगे बी का सी और ए के साथ, और सी का ए और बी के साथ। ये परपेंडिकुलर दिया तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो यहाँ से तुम्हारे इन्फॉर्मेशन ये आ गई, मतलब ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए, ये 0 हो जाएगा। और फिर वो कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी का मॉड -3 निकालना है, तो ए प्लस बी प्लस सी का मॉड कैसे करोगे? स्क्वायरिंग करके निकाल लो कि सबके इंडिविजुअली मॉड गिवन है। आई थिंक सभी का हो गया होगा ये वाला। यस हो गया था भाई, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन था ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट वाला क्वेश्चन था कि 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 7 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू 12 दिया हुआ है, और इसमें बताना है कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल है। इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन है, फ्रैक्शनल पार्ट, एंड फाइंड द इक्वेशन गिवन है, और बोल रहा है बस नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ इसके कितने होंगे। सॉल्यूशन निकालने नहीं है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने थे। कैसे करेंगे? अब हमें ये पता है कि भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होता है वो 0 से कहां तक होता है? 1 इंक्लूड करते हैं या नहीं करते? नो सर, 1 इंक्लूड नहीं करते। और हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर हमेशा सिर्फ क्या आता है? इंटीजर ही आएगा, राइट। तो यहां से मैं किसकी वैल्यू निकालूं? मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल देता हूँ। क्या आएगी? 12 माइनस 4 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, और 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा, राइट। अब आपको ये सोचना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स में तुम्हें ये पता होगा कि इस तरह से कुछ ग्राफ आता था, राइट। मतलब इंटीजर पे ब्रेक होता रहता है और इस तरह से चलता रहता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 0 से लेकर एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 से लेकर 1 तक लेता हूँ ओपन इंटरवल में, तो आंसर हमेशा 0 आएगा, राइट। क्लियर है सबको? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अगर है 1/7, 12 माइनस 4 टाइम्स, भाई एक्स की तो वैल्यू मैं कुछ भी ले सकता हूँ ना, तो एक्स की वैल्यू मैं सारी लेकर अगर देख रहा हूँ कि क्या क्या पॉसिबल है, क्योंकि मुझे पता है कि इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि ये सिर्फ 0 से लेकर 0 इंक्लूड 1 तक आएगा। तो अगर इससे बियॉन्ड जाता है वो वाली वैल्यू कंसिडर नहीं करनी तुम्हें, तो तुम्हें एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ले लो, फिर 1 से 2, 2 से 3 कहाँ तक आएगा वो देख लो, उसके बाद आउट ऑफ रेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब 0 से 1 वाला जो रेंज है ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का, उससे बाहर हो जाएगा। जैसे अगर मैं एक्स की वैल्यू लेता हूँ भाई ओपन इंटरवल, सॉरी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से लेकर 1, तो इसके बीच में अगर मैं एक्स की वैल्यू कुछ भी लूंगा तो आंसर 0 आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। 0 और 12/7 आ सकता है क्या आंसर मेरा कभी फ्रैक्शनल पार्ट का? नहीं आएगा, राइट। फिर मैं क्या करूंगा? 1 से 2 के बीच में लेता हूं, तो 1 से 2 के बीच में 1 आएगा हमेशा आंसर। तो 12 माइनस 4 आएगा 8, 8/7 भी 1 से बड़ा है, 8/7 भी 1 से बड़ा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। फिर मैंने लिया 2 से लेकर 3 के बीच में लिया तो 2 आएगा, तो 12 माइनस 8, क्योंकि 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, तो कितना आएगा? 4/7, ये तो पॉसिबल है। फिर क्या आएगा नेक्स्ट? 0/7, 3 ले लूंगा तो 3 और 4 के बीच में, तो 0 भी ठीक है, मतलब ये वाली वैल्यू भी ठीक है, ये वाली वैल्यू भी ठीक है। अब इससे ऊपर अगर जाता हूं मैं 3 से 4 लेता हूं, 3 से 4, तो 3 से 4 में 3 आएगा, वो तो हो गया। चलो 4 से 5 लेता हूं, तो 4 से 5 में 4 आएगा, 4 4 से 16 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आंसर आएगा -4/7। क्या ये पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया सिर्फ यही दो वैल्यूज आएंगी। और फिर नीचे वाली लेता हूं मैं -1 से 0, -1 से 0 के बीच में लिया तो -1 आएगा, और 12 -4 और -1 डिवाइड बाय 7, तो ये हो जाएगा भाई 16/7। 16/7 भी नहीं आ सकता ना, ठीक है। तो कितने आंसर आएंगे इसके? 0/7 यानी कि 0 और 4/7, सिर्फ दो ही सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। ओके ठीक है। ओके, तो हमें यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसका डोमेन रेंज पता होना चाहिए। उस बेसिस पर इस इक्वेशन को हम ऐसे सॉल्व करके देख सकते हैं। अब आप सोचो कि सर कितनी वैल्यूज लेंगे, तो मैंने बताया ना कि लाइक वैल्यूज ऐसे लेनी है कि आपको देखना है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 से 1 के बीच में रहे, तो सिर्फ दो वैल्यूज आ रही है, फिर उसके ऊपर जाने पर वो नेगेटिव या पॉजिटिव इस तरह से बियॉन्ड लाइक जो रेंज है आउट ऑफ रेंज हो जाएगा।
तो कुछ ही वैल्यूज आएंगी, अनलिमिटेड वैल्यूज नहीं आएंगी, मतलब कुछ भी ऐसे नहीं आएगा कि कितनी भी पॉसिबल आ गई, तो कुछ लिमिटेड सेट ही आएंगी values, ठीक है भाई। एंड वो जो मैंने बोला 18 क्वेश्चन कौन सा बोला था, क्वेश्चन नंबर ये वाला भाई ट्राई करना, ये वाला सारे के सारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन था ये बी सेक्शन का, ठीक है भाई, ओके चलो, थैंक यू ऑल बेटा, ओके। थैंक यू सर। थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर रिवाइज करेंगे, तो अपने ट्रिगो अपना Thank लाइक you, सारा का सारा बेसिक सारे फॉर्म में रिवाइज कर लेना, ठीक है। एंड टेस्ट सभी को देने हैं भाई, जितने भी टेस्ट हो रहे हैं मिस नहीं करना है, ओके यस ओके बेटा, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू।